तो आज जो टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर का मतलब क्या होता है, पहले इसको बेसिक में समझते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर हमें पैसा देने से मना कर देता है, हम उनके पास बोलते हैं, जाते हैं कि भाई अपना अलॉटमेंट का पैसा दो, वो बोलता नहीं है। उसको बोलते हैं कॉल्स का पैसा दे दो, बोला नहीं देंगे। तो ऐसे शेयर होल्डर जो पैसा देने से मना कर देते हैं उनको हम डिफॉल्टर्स बोलते हैं। अब जो शेयर होल्डर लोग डिफॉल्टर होते हैं वो लोग का शेयर को हम फोरफिट कर देते हैं। फोरफिट का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपने को अगर पैसा नहीं दे रहा है, सपोज हम कोई फ्लैट का बुकिंग कराते हैं, तो फ्लैट अगर हमें खरीदना है तो क्या होता है, जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर बोलता है एक काम करिए, आप 2 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए, बाकी का पैसा जब आप देंगे तो हम आपको आपका फ्लैट देंगे, और बाकी का पैसा आप नहीं दे पाएंगे तो आपका 2 लाख रुपया भी डूब गया। तो वहां पर वो प्रमोटर क्या कर रहा है, वो एक तरह से फोरफीचर ऑफ फ्लैट कर रहा है। वो मेरा फ्लैट को फोरफिट कर दे रहा है कि आप बाकी का पैसा नहीं दे पाए तो आपने पहले जो पैसा दिया वो भी आपका डूब गया और फ्लैट भी आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर शेयर्स के साथ होता है कि जो मेरे को बाकी का पैसा नहीं दे पाता है, हम उनको बोलते देखिए हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे और आपने आज तक जितना भी रुपया दिया है वो भी आपका डूब गया। दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। चलो रीड करते हैं बुक में क्या लिखा है। If any shareholder fails to pay the amount due on allotment or on any call within the specified period, the directors may cancel their share। तो डायरेक्टर चाहे तो उनका शेयर को कैंसिल कर सकता है। साफ साफ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स कैन कैंसिल देयर शेयर। तो जब उनका शेयर कैंसिल हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। इसको बोलते हैं हम लोग फोरफीचर ऑफ शेयर्स। It may be noted that shares can be forfeited only if the article of association of the company allow them to be forfeited. In order to make the forfeiture valid, it is essential to follow the rules laid down in the articles. यानी forfeiture को valid बनाने के लिए जरूरी है कि आर्टिकल्स में जो भी रूल्स लिखा है हम उन आर्टिकल्स को जरूर से फॉलो करें। If no rules are given in the articles, the provision of table F of schedule 1 of the Companies Act 2013 regarding the forfeiture will apply। तो अगेन देखो, जब भी आर्टिकल में कोई चीज मिसिंग है तो टेबल F को हम लोग फॉलो करते हैं। पहले भी हम लोग टेबल F के बारे में पढ़े थे, अभी भी पढ़ रहे हैं कि या तो आपने आर्टिकल में ये प्रोविजन रखा है तो वेरी गुड, अगर नहीं रखा है तो टेबल F में जो प्रोविजन है वो फॉलो किया जाएगा। The usual procedure is that the defaulting shareholder must be given minimum of 14 days। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको 14 दिन का हम नोटिस देते हैं कि भैया 14 दिन का आपको टाइम दे रहे हैं, आप पेमेंट कर दीजिए वरना हम आपका शेयर को कैंसिल कर देंगे। तो दे आर गिवन अ मिनिमम ऑफ 14 days notice requiring him to pay the unpaid amount on his shares together with the accrued interest thereon। The notice must state that if the unpaid amount is not paid within a certain period, his shares shall be forfeited। यानी नोटिस में साफ साफ क्या लिखा रहता है कि जो भी आपका अनपेड अमाउंट है वो आपने अगर 14 डेज के अंदर नहीं दिया तो आपका शेयर्स कैंसिल कर दिया जाएगा। If in spite of this notice the shareholder still does not pay the unpaid amount on his shares, his shares may be forfeited by the resolution of the board of the directors। यानी उसको नोटिस देने के बाद भी अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो उसका शेयर्स को हम रिजोल्यूशन पास करा के फोरफिट कर देते हैं। आफ्टर फोरफीचर, और फोरफिट होने के बाद क्या, आफ्टर द फोरफीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर। यानी जो रजिस्टर है उसमें से उसका नाम काट दिया जाता है। The amount already paid by him belongs to the company। देखो साफ साफ लिखा है, the amount already paid by him belongs to the company and is not returned to him। वो पैसा उसको वापस नहीं किया जाता है, वो कंपनी का पैसा बन जाता है। Now entries on forfeiture, तो पूरा कहानी तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि एंट्री क्या करना है। Forfeiture of shares which were issued at par, यानी कोई शेयर जो पार पे इशू हुआ था वो शेयर अगर फोरफिट हो रहा है तो क्या एंट्री करें।
on forfeiture of shares, share capital is reduced, and as such, share capital account is debited for the amount which has been called so far. Please mark on the forfeited shares. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी पढ़ने का यही सब फायदा होता है. देखो थ्योरी जो लोग नहीं पढ़ता है ना, वो लोग क्या करता है, वो लोग जब स्कूल में प्रैक्टिस करता है तो होता क्या है कि मैक्सिमम सम्स ऐसा आता है जहां पर अगर 10 रुपया मेरा पार वैल्यू है तो 10 रुपया कॉल होने के बाद ही शेयर फॉरफिट होता है. तो क्या होता है, जो हम लोग डेबिट करते हैं नॉमिनल वैल्यू से, तो आदत इतना गंदा पड़ जाता है कि हम लोग को लगता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू से डेबिट करना है, पर नॉमिनल वैल्यू से डेबिट करने का रूल नहीं है. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 रुपया में मैंने जो इंस्टॉलमेंट बांधा था एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 5 और कॉल का 3. मान लो कि अलॉट तो अज्यूम करो कि मैंने अलॉटमेंट तक मांगा है अभी, और उसके बाद अगर किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो मैंने उसका कैंसिल कर दिया. मेरी मर्जी है एज अ कंपनी, मेरी मर्जी है कि मैं उसको 2 बार मौका दूंगा कि एक ही बार मौका दूंगा. मैं अलॉटमेंट मांगने गया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसका नाम कैंसिल. कोई कंपनी होगा जो बोलेगा ठीक है आप अलॉटमेंट नहीं दिया कोई बात नहीं, जब मैं कॉल मांगने आऊंगा तो आप दोनों का रुपया एक साथ दे देना. तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर 7 रुपया ही कॉल्ड हुआ है अभी तक और मैंने शेयर को फॉरफिट कर दिया, तो वहां पर फिर 10 रुपया नहीं आएगा. वी विल डेबिट 7 रुपीज नॉट 10 रुपीज. इसीलिए यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड सो फार, यानी कॉल्ड अप वैल्यू जो है, अभी तक कितना रुपया मैंने कॉल किया है उतना ही डेबिट होगा, पूरा 10 रुपया नहीं होगा. फिर क्रेडिट किसको करना है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज क्रेडिटेड इन ऑर्डर टू कैंसिल द डेबिट बैलेंस ऑफ कॉल्स इन अरियर अकाउंट स्टैंडिंग इन द बुक्स. द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. और जो पैसा उस बंदे ने ऑलरेडी मुझे दे दिया उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट. ठीक है, अभी इसका एंट्री देखते हैं, उससे और क्लियर होगा. तो जर्नल एंट्री देखो क्या है, देखो द जर्नल एंट्रीज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ, ब्रैकेट पे ध्यान देना, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर. तो जितना शेयर फॉरफिट हुआ है इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर जो होगा, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर मतलब जितना पैसा उसने अभी तक मुझे नहीं दिया है. टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल, जितना रुपया मुझे मिल गया है उतना रुपया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा. एग्जांपल 1 देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, गोपाल वाज होल्डिंग 100 shares of ₹10 each of a company on which he had paid ₹3 on application and 2 on allotment. यानी उसने 3 रुपया एप्लीकेशन पे और 2 रुपया अलॉटमेंट पे ऑलरेडी दे दिया है, तो 5 रुपया एज अ कंपनी मैं उसका लेके बैठा हूं. बट कुड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, पर फर्स्ट कॉल में 2 रुपया जब मैं मांगने गया तो वो मेरे को नहीं दे पाया. If the shares of the Gopal are forfeited by the directors, the entry of the forfeiture will be as follows. तो कितना रुपया होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 100 शेयर, और उसमें कॉल कितना हुआ है, कॉल अभी तक सिर्फ 7 रुपया हुआ है, याद रखना, 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया. भले शेयर 10 रुपया का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी ने अभी तक कितना रुपया कॉल किया है, कंपनी ने अभी तक सिर्फ 7 रुपया कॉल किया, तो 100 into 7, उसमें से मेरे को कितना रुपया नहीं मिला, मुझे 2 रुपया करके नहीं मिला, तो ये हो जाएगा 100 into 2 यानी 200 रुपीज. कितना रुपया मेरे को मिल चुका है, 5 रुपया मुझे मिल चुका है, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 into 5, 5 रुपया मेरे को मिल चुका है. इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है फॉरफीचर का एंट्री? हाँ भैया. हाँ सर. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अब बोल रहा है अगर शेयर विल बी इश्यूड एट प्रीमियम तो क्या करेंगे.
दिस में बी डिस्कस्ड अंडर टू हेड्स। देखो प्रीमियम में अगर शेयर इशू हो रखा है और फिर उसको फोरफिट करने का नौबत आया तो उसका दो सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन है when forfeiture takes place after the premium is received, यानी अगर प्रीमियम मेरे को लेना है तो मान लो अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में है तो अलॉटमेंट का पैसा मुझे अगर पूरा मिल चुका है तो वो उसमें मेरे को प्रीमियम भी मिल चुका है। पर अगर मान लो कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया है, इसका मतलब उसने अभी तक प्रीमियम भी नहीं दिया है। सिंपल एज दैट। तो एक एक करके देखते हैं दोनों सिचुएशन। According to Section 52 of the Companies Act 2013, if premium has already or if premium has been fully collected, it cannot be cancelled even if that shares are forfeited. यानी अगर प्रीमियम हम पूरा कलेक्ट कर चुके हैं तो उस प्रीमियम को हम कैंसिल नहीं कर सकते। यानी इन शॉर्ट वो बोलना चाहता है कि प्रीमियम जो ले लिए वो ले लिए, अब उसको कैंसिल करने का कोई नौबत नहीं है। As such, security premium reserve account will not be debited in the entry for the forfeiture. तो जब forfeiture का एंट्री करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है उसको डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि वो पैसा मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। सेकंड केस, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तब क्या करेंगे? So when a share is forfeited on which the premium has become due but has not been received, प्रीमियम ड्यू तो हो गया है पर अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है, either fully or partially, the security premium reserve account must be debited with the full amount of the premium. तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, किससे से? डेबिट विद द फुल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इन द एंट्री फॉर फोरफीचर। एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट या प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फोरफीचर। यानी जितना रुपया नहीं मिला और फिर जितना रुपया हमने उसका ले रखा है, दैट इज शेयर फोरफीचर। एग्जांपल देखो, X Limited issued 100 shares of rupees 10 each to Mr. Gopal at a premium of rupees 4 per share. Only 3.5 per share has been received on these shares on application. Gopal has not paid rupees 6.5 on allotment, including premium, rupees 2 on first call and 2 on second call. तो पहले इसका ब्रेकअप समझो क्या है। ब्रेकअप ये है कि शेयर 10 रुपया का था, एप्लीकेशन पे देना था 3.5 रुपया, अलॉटमेंट पे देना था 6.5 रुपया, पर 6.5 रुपया में 4 रुपया तो प्रीमियम का है, तो कैपिटल वैल्यू हो जाएगा 2 रुपया और प्लस 4.5 रुपया प्रीमियम। और उसके बाद फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, सेकेंड कॉल में 2 रुपया। तो कैपिटल वैल्यू चेक कर लो, 3 2 5 2 7 2 9, अभी तक सिर्फ 9 रुपया का हिसाब हुआ है। 4 रुपया प्रीमियम था, सॉरी, तो 4 रुपया था तो यहाँ 2.5 रुपया हो जाएगा। तो 3 2 5 4 9 और 8 आना 8 आना 10 रुपया। ठीक है, तो हिसाब क्लियर हो गया अपना कि 10 रुपया अपना नॉमिनल वैल्यू हो गया और 4 रुपया का अपना प्रीमियम हो गया। अब उसने मेरे को क्या दिया है? उसने मेरे को सिर्फ पेमेंट किया है अभी तक एप्लीकेशन का पैसा, यानी 100 शेयर पे 3.5 रुपया करके 350 रुपया उसने मेरे को दिया है। बाद बाकी कोई भी रुपया नहीं दिया उन्होंने। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 इंटू, अभी तक कितना रुपया मैं मांग चुका हूँ? पूरा 10 रुपया मांग चुका हूँ, तो पूरा 10 रुपया क्योंकि मांग चुका हूँ, 100 इंटू 10 1000 रुपया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था? 4 रुपया। ये 4 रुपया मिला है क्या? नहीं मिला है, तो कैंसिल हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 इंटू 4 400 रुपीज। फिर टू कॉल्स इन अरियर, कितना रुपया उसने मेरे को नहीं दिया है? उसने टोटल ये 6 और 4, सॉरी 6.5 और 4, 10.5 रुपया मेरे को नहीं दिया है। ये 2.5 रुपया, ये 2 रुपया, ये 2 रुपया और ये 4 रुपया, यानी टोटल 10.5 रुपया उसने मेरे को नहीं दिया है। तो टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 10,050। 1050 कैसे आया? 100 इंटू 10.5। टू शेयर फोरफीचर कितना उसने मुझे दे दिया है? 100 इंटू 3.5, 3.5 उसने मेरे को दे दिया, यानी मेरे को पूरा 14 रुपया का हिसाब दिखाना होगा कि 14 रुपया में कितना रुपया मिल चुका है और कितना रुपया नहीं मिला है। और 14 रुपया का ब्रेकअप भी दिखाना होगा कि 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू कॉल हो गया
और 4 रुपया का प्रीमियम जो मेरे को मिलना चाहिए था वो प्रीमियम मेरे को नहीं मिला। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब नोट देखो क्या लिख रहा है। In the above case, the amount of premium was due on allotment. तो प्रीमियम का पैसा जो 4 रुपया था वो अलॉटमेंट के केस में ड्यू था। गोपाल could not pay the amount due on allotment and as such he could not pay the amount of premium also. तो जिसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ऑफ कोर्स उसने मुझे प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। Hence the security premium reserve account will be debited in the entry for forfeiture. अब एक अलग एग्जांपल ले। In the above example number 2, if it is assumed that Gopal had paid the amount of application and allotment as well, यानी अपना ब्रेकअप क्या था, 10 रुपया में 3.5 रुपया था एप्लीकेशन का, 2.5 रुपया था अलॉटमेंट का, फिर 2 रुपया और 2 रुपया, और यहाँ पर 4 रुपया एक्स्ट्रा। अब बोल रहा है कि गोपाल हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मान लो ये पूरा रुपया उसने मुझे दे रखा है, ठीक है। उसने क्या नहीं दिया है मेरे को, ये 4 रुपया मुझे नहीं दिया। तो यानी अगर मैं नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो मेरे को 6 रुपया मिल चुका है और 4 रुपया मेरे को मिलना बाकी था, ठीक है। ये 4 रुपया जो मेरे को प्रीमियम मिल चुका उसका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम लोग शेयर फॉरफीचर में मत दिखा देना। स्टूडेंट लोग क्या गलती कर देता है कि जब प्रीमियम का पैसा मिल जाता है ना तो वो लोग बोलते हैं सर शेयर फॉरफीचर में तो 100 शेयर का आपको तो 6 और 4 10 रुपया मिल चुका है, तो यहां पर इंटू 10 कर देते हैं। ये गलती कभी मत करना। जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, पर जब उसका पैसा मिल जाता है तो उसको फॉरफीचर में अकाउंट नहीं करते। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो उसको टिक करो और भूल जाओ, उसका अब कुछ नहीं करना है। हम लोग को सिर्फ अब इस 10 रुपया से मतलब। तो 10 रुपया हमने कॉल किया था तो 100 इंटू 10 1000 रुपया, जिसमें से मेरे को 4 रुपया नहीं मिला तो वो हो गया 100 इंटू 4 400 रुपया हो गया कॉल सीनरियर, और मेरे को 6 रुपया मिल चुका है तो 100 इंटू 6 600 रुपया मेरा हो गया शेयर फॉरफीचर। प्रीमियम का पैसा को कोई हिसाब नहीं देना है मेरे को। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग उसको डेबिट जरूर करते हैं, पर अगर मिल जाता है तो फिर उसका कोई एंट्री नहीं होता, उसको भूल जाओ। प्रीमियम का पैसा मिल गया, नाउ फॉरगेट इट। ये मत सोचो कि शेयर फॉरफीचर में हम प्रीमियम को भी काउंट करेंगे। ये मेजर मिस्टेक है जो ज्यादातर स्टूडेंट लोग करता है और यहीं पर उनका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। प्रीमियम का 2 लॉजिक है, अगर पैसा नहीं मिला है तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे, पर अगर पैसा मिल गया है तो फिर हम लोग को प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ 10 रुपया का हिसाब देते हैं कि मेरा अभी तक कितना कॉल हुआ है, उस कॉल में कितना रुपया मिल चुका है और कितना रुपया नहीं मिला है, बस उससे बेसी दिमाग नहीं चला। क्लियर? हाँ भैया। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कि जो शेयर मैंने फॉरफिट किया उसको मैं अपने पास लेके तो नहीं बैठूंगा, मुझे उसे किसी और को बेचना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी फ्लैट वाला एग्जांपल लिए, तो प्रमोटर अगर तुम्हारे को फ्लैट नहीं देगा तो किसी और को बेचेगा, तो उसको तो बेचना पड़ेगा ना, वो लेके तो बैठा नहीं रहेगा फ्लैट को। उसी तरह से यहाँ पर कंपनी जो है, डायरेक्टर्स लोग, वो लोग अपना ये शेयर किसी और को बेचेंगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और को बेचेंगे, तो उसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू री इश्यू द फॉरफिटेड शेयर्स ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट, यानी जिस टर्म्स में उनको लगेगा कि हम लोग री इश्यू कर सकते हैं उस दाम में वो लोग री इश्यू करेंगे। दैट इज टू से दैट दे आर एट लिबर्टी टू री इश्यू द फॉरफिटेड शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। वो पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। देखो मैं हम लोग जब शुरू किए थे ये चैप्टर तो हम लोग सीखे थे कि शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया जा सकता। वेरी ट्रू कि डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, पर ये फॉरफिटेड शेयर री इश्यू हो रहा है,
तो जब हम लोग री इशू करते हैं तो हम लोग डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पर इंपॉर्टेंट है कि शेयर फॉरफिट होने के बाद री इशू होना चाहिए, तब उसको डिस्काउंट पे किया जा सकता है। However, if the shares are reissued at discount, the amount of discount cannot exceed the amount previously received from these shares. मतलब बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि मान लो 10 रुपया का शेयर ब्रेकअप ऐसा था कि 3 रुपया हम एप्लीकेशन में मांगे थे, 5 रुपया हम अलॉटमेंट में मांगे थे, 2 रुपया हम कॉल में मांगे थे। तो अगर कोई बंदा मेरे को एप्लीकेशन का पैसा दे चुका, अलॉटमेंट का और कॉल का नहीं दिया, तो उसका 3 रुपया तो हम मार के बैठे हैं, 3 रुपया हम कमा लिए हैं। तो अब जब हम किसी को सेकेंड हैंड शेयर बेचने जाएंगे तो हम मिनिमम टू मिनिमम अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम दे सकते हैं वो 3 रुपया, यानी 7 रुपया या ग्रेटर देन 7 रुपीज में हम ये शेयर को इश्यू करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से कम में इशू नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि हम 4 रुपया डिस्काउंट में इशू करेंगे, नहीं। हमने सामने वाले से 3 रुपया कमाया है तो ज्यादा से ज्यादा हम 3 रुपया का ही डिस्काउंट नए कस्टमर को दे सकते हैं, नए शेयर होल्डर को दे सकते हैं। उससे ज्यादा डिस्काउंट हम लोग देना मना है। तो वही चीज लिखा है, देखो, however if the shares are reissued at discount, the amount of discount cannot exceed the amount previously received from these shares. यानी इन शेयर से प्रीवियसली मेरे को जितना रुपया मिल गया, जैसे अपने एग्जांपल में 3 रुपया मिल गया, तो मैं 3 रुपया से बेसी का डिस्काउंट नहीं दे सकता। दैट इज द रूल। नेक्स्ट, अब इसका एंट्री कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, if a share of rupees 10 on which rupees 3 has already been received is forfeited and reissued, minimum 7 must be collected on its reissue. यानी कम से कम 7 रुपया तो मेरे को रीइश्यू से लेना ही पड़ेगा। देखो मैंने जो एग्जांपल दिया वही वाला है, greater than equal to 7. It means that maximum of rupees 3 can be allowed as discount on the reissue of such share. यानी ज्यादा से ज्यादा 3 रुपया का डिस्काउंट दिया जा सकता है, उससे ज्यादा डिस्काउंट देना अलाउड नहीं है। फिर आता है एंट्री क्या होगा? द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। पहला, इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट पार। अगर पार पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नो प्रॉब्लम। अगर हम प्रीमियम पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर हम डिस्काउंट पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना रुपया डिस्काउंट देंगे उतना के लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। याद करो, ऊपर में हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था, देखो यहाँ पर क्रेडिट किए थे 6 रुपया से, तो अब अगर हम 2 रुपया डिस्काउंट देंगे तो यही वाला 600 रुपया में से 2 रुपया डिस्काउंट देंगे। तो 6 के बदले 2 रुपया का डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो हम लोग को शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 100 into 2 करेंगे, इसीलिए शेयर फॉरफीचर को डेबिट किए टू शेयर कैपिटल। After the reissue of forfeited shares, the credit balance left in the share forfeiture account is a capital gain. जैसे अपने अभी एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि 6 रुपया हमने अलॉटमेंट में कमाया, सॉरी फॉरफीचर में कमाया, और डिस्काउंट अगर 2 रुपया का दिया तो 4 रुपया मेरा फायदा है 100 शेयर पे, टोटल 400 रुपया का मेरे को फायदा हुआ, क्योंकि ऊपर हमने कमाया कितना था, 600 रुपया। यहाँ देखो 600 रुपया कमाया था। अब मान लो हम एग्जांपल में यहाँ पर डिस्काउंट 2 रुपया का दे रहे हैं, तो 2 रुपया डेबिट हो गया, तो 200 रुपया डेबिट हो गया, तो नेट कमाई कितना का हुआ? कमाई हुआ मेरा 400 रुपया का। तो वही बोल रहा है, आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द फॉरफीचर अकाउंट इज अ कैपिटल गेन टू द कंपनी एंड मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। किसमें ट्रांसफर करेंगे उसको? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। It should be clearly understood that if all the forfeited shares are not reissued, only that proportion of share forfeiture account which belongs to the reissued shares
should only be transferred to capital reserve account। यानी ये बोलना चाह रहा है अगर सारा शेयर रीइश्यू नहीं करते, ठीक है, एग्जांपल होगा यहाँ पर, बड़ा सा मैं वो बाद में देखेंगे, पहले एक छोटा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। यहाँ कॉपी में देखना, मान लो कि भाई 10 रुपया है, 3 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया। तो सामने वाला ने मेरे को क्या किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, कॉल का नहीं दिया। तो मेरा एंट्री क्या बना, मेरा एंट्री बना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो 100 शेयर है तो 100 इंटू 10 टू शेयर फॉर तो एंट्री अपना क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्सिन अरियर। तो शेयर फॉरफीचर कितना का हुआ, 100 इंटू 8 और कॉल्सिन अरियर था मेरा 100 इंटू 2। तो 1000 रुपया में 800 रुपया मेरे को मिल चुका था, 200 रुपया नहीं मिला, तो मेरा 800 पूरा इधर फायदा हुआ। अब अगर मैं री इश्यू करना चाहता हूं, सपोज आउट ऑफ दिस 100 आई एम री इश्यूड ओनली 80 शेयर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो 80 शेयर मैंने री इश्यू किया एट द रेट ऑफ से 8 पर शेयर, तो 2 रुपया का घाटा हो रहा है मेरे को, तो वो घाटा कौन मेकअप करेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 80 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल। तो 640 रुपया मेरे को मिला, 160 रुपया मेरे को नहीं मिला, 800 रुपया मेरे को मिलना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब मेरे को देखना होगा मेरे को फायदा यानी प्रॉफिट कितना का हुआ। तो एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, क्योंकि हमने सिर्फ 80 शेयर इशू किया है तो हम 80 शेयर का हिसाब करेंगे। तो 80 इंटू मैंने कमाया था 8 रुपया करके, घाटा खाया मैंने 2 रुपया करके, तो 6 रुपया का नेट फायदा हुआ। तो 80 इंटू 6 यानी 480 रुपया हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। 100 शेयर पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, 80 शेयर अगर हम बेचे हैं तो 80 शेयर पे ही प्रॉफिट कमाए हैं, 100 शेयर का कमाई नहीं हुआ। इसको बोलते हैं पार्शियल री इशू, कि मैंने प्रॉफिट तो 100 शेयर किया पर अभी री इशू सिर्फ 80 शेयर हुआ है। तो मेरे को 80 शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो मेरे को पर शेयर में 8 रुपया करके कमाई हुआ था, यानी मैंने प्रॉफिट किया था, उसमें 2 रुपया करके मैंने डिस्काउंट दिया, तो पर शेयर मेरे को 6 रुपया करके फायदा हुआ। अब जितना शेयर मैं री इशू करूंगा उतना पे ही इंटू 6 करूंगा। तो 80 शेयर हमने री इशू किया, तो 80 इंटू 6 480 रुपया अपना कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इज इट क्लियर? यही, हाँ सर। हाँ यही चीज ये लोग बोलना चाहते हैं कि ये प्रपोर्शनेट अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट in the share forfeiture account is a capital gain and transfer to capital entry. It should be understood that if all the forfeited shares are not reissued, only that proportion of share forfeiture account which belongs to the reissued share should only be transferred to capital reserve. खाली वो पोर्शन जो रीइश्यूड हो गया है उसी को हम ट्रांसफर करेंगे, सारा को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो एक पूरा बड़ा सा सम लेंगे जहां पर हम लोग फॉरफीचर रीइश्यू पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। बट इसके पहले तक का तुम लोग पूरा जर्नल एंट्री अच्छा से याद कर लेना। कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री में जितना सीखना था हम लोग पूरा सीख चुके हैं, अब जर्नल एंट्री में और सीखने लायक कुछ नहीं बचा। अब हम लोग को बस सम्स प्रैक्टिस करना बाकी है। नया और पढ़ने लायक या सीखने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सारा जितना नॉलेज चाहिए था हमने इस चैप्टर का ले लिया। अब ये होगा कि हम लोग एक कंप्लीट सम्स करेंगे। हम लोग अभी तक सम जितना भी किए टॉपिक बाय टॉपिक छोटा छोटा सम्स किए, अब एक कंप्लीट सम आएगा आगे चल के, जहाँ कॉल्स इन अरियर भी हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर, रीइश्यू, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कुछ भी हो सकता है। तो एक कंप्लीट सम अब हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो उसके पहले ये एंट्री सारा तुम लोग को एकदम अच्छा से याद होना चाहिए कि जब फोरफीचर होता है एट पार तो क्या एंट्री होता है, फोरफीचर जब प्रीमियम पे होता है तो प्रीमियम का दो केसेस होता है, एक अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो, दूसरा अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो। और उसके बाद जब फोरफिटेड शेयर को री इश्यू करते हैं तो फुल री इश्यू होता है तो क्या होता है, पार्शियल री इश्यू होता है तो क्या होता है। ठीक है, हाँ भैया। हाँ सर। तो फिर आज का फिर करते हैं, तुम लोग जर्नल एंट्री नेक्स्ट क्लास में अपने समझ। चलो बाय बाय। बाय सर।